नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आजकल हर किसी पर है T20 का खुमार और जिस तरह खेल के मैदान में अच्छी बैटिंग, अच्छा स्कोर आपको जीत दिला सकता है, अच्छी बॉलिंग, समय पर विकेट लेना आपको मैच जिता सकते हैं, वैसे ही निवेश के मैदान पर भी अच्छा फंड सिलेक्शन, डिसिप्लिन, लंबे समय तक निवेशित रहना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आपके निवेश की पारी को सफल बना सकते हैं और मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप निवेश की पारी को सफल पारी में तब्दील कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का पावर प्ले जल्द शुरुआत से आपके लिए मुनाफे की बरसात कैसे कर सकता है। निवेश का बेहतर स्ट्राइक रेट अगर आपको रखना है कायम तो कैसे करनी है आपको तैयारी, इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ हैं आज वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी। हेमंत जी और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम मनी गुरु में आज के इस खास पेशकश में। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला, क्रिकेट और निवेश का कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन जरूर है, क्योंकि दोनों में जो भावनाएं होती हैं, जिस तरह की कंसिस्टेंसी की जरूरत है, जिस तरीके के डिसिप्लिन की जरूरत है, वो काफी हद तक मैच करती है। मैं सबसे पहले हेमंत जी आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज एज इंडियंस हम हर किसी को क्रिकेट पसंद है खेलना, रोमांच पैदा करता है। बिल्कुल उसी तरह निवेश की पारी की भी किसी को अगर शुरुआत करनी है, जस्ट लाइक जैसे कोई किसी एक मैच की शुरुआत होती है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक हमारे देश में क्रिकेट जो है बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है और क्योंकि आजकल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो आई थिंक मैं चाहूंगा कि हम T20 क्रिकेट जो है उसके सामने अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, जैसे आपने इवन शुरुआत की भी बात की, तो दो तीन चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। देखिए, T20 क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के 40 ओवर होते हैं, राइट। इसका मतलब यह है कि 40 ओवर के बाद डेफिनेटली आपके पास रिजल्ट है। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी आपके गोल्स डिफाइन है, आपके टाइम होराइजन है। कोई शॉर्ट टर्म गोल है, कोई मीडियम टर्म गोल है, कोई लॉन्ग टर्म गोल है। उसके बाद तो रिजल्ट आना ही है। और रिजल्ट आप कैसे देखेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट? क्या आपने जो लक्ष्य थे, जिसके लिए आपने शुरुआत की थी इन्वेस्टमेंट, वो आपने पूरे किए कि नहीं। दूसरी बात, जब आप T20 खेलते हैं या आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको एक टारगेट सेट करना होता है, और अगर आप फील्डिंग कर रहे हो तो आपको किसी टारगेट को चेज करना है, तो एक सर्टेन रेट पे आपको रन्स बनाने होते हैं। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आपका जो लक्ष्य है उसके हिसाब से आपको एक सर्टेन रेट पे आपको अपने रिटर्न्स को कमाना होगा। उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि आपको एसेट एलोकेशन देखना है, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को डिफाइन करना है, और अगर जरूरत पड़े तो उसको रीबैलेंस भी करना, अगर करना पड़े तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। तीसरा, T20 में हम कहते हैं कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कहा जाता है कि जो रन सेव्ड आर रन स्कोर्ड। आई थिंक उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो कर दी, लेकिन जो मॉनिटरिंग है उसकी, जैसे फील्डिंग है T20 में, वैसे यहाँ पे मॉनिटरिंग है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग में एक तो आपको ये देखना है कि आप सही तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हो, यानी जो परफॉर्मेंस को जो एनालाइज कर रहे हो वो सही तरीके से कर रहे हो, रेगुलर इंटरवल्स पे कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप हर महीने बैठ के आप अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर कर रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो। वो नहीं करना है, आपको साल में भी 2 बार करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब आप मॉनिटर करते हो तो जो अपॉर्चुनिटी लॉस जनरली इन्वेस्टर्स को फेस करना पड़ता है, वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हो। तो शुरुआत, जैसा मैंने कहा, काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं क्रिकेट के साथ। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करें तो जाहिर है जो आपका जो इनिंग्स है इन्वेस्टमेंट की, वो बहुत अच्छी जा सकती है बिल्कुल। तो टारगेट सेट करने से हमें करनी है शुरुआत अपने निवेश की। उसके बाद शुरुआत वो भी जल्द होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो कंपाउंडिंग का पावर प्ले है वो इफेक्ट में आता है। मैं विकास आपसे जानना चाहती हूं, ये कंपाउंडिंग का जो पावर प्ले है वो कैसे काम करेगा? तो स्वाति, जैसे क्रिकेट में हम क्रिकेट की एक एनालॉजी दे रहे हैं, तो क्रिकेट में जैसे शुरू में पावर प्ले होता है तो क्या बैट्समैन को एक रिस्क लेने का उस समय चांसेस रहता है, बिकॉज फील्डर्स अंदर की ओर होते हैं तो इजीली वो 4 और 6 के लिए जा सकते हैं। यही एक पावर प्ले अपनी लाइफ का भी होता है कि जब यंग एज है और बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है तो उस समय थोड़ा चांसेस लिया जा सकता है। चांसेस मीन्स आप रिस्की एसेट में ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो, विच इज इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। उसमें भी आप अगर थोड़ा और डेल्व करेंगे तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं एट द एक्यूमुलेशन स्टेज, जो हम पावर प्ले की बात कर रहे हैं। फिर एक क्रिकेट में स्टेज आती है जहां पे
विकेट को बचाना और थोड़ा रन रेट को कंसिस्टेंट रखना, उसके लिए सिंगल्स डबल्स करते हैं। तो वो हमारी मिड लाइफ होती है जब हम 35, 40, 45 साल की एज में होते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे भी बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो वैसी स्टेज पे हमें थोड़ा सा रिस्क कम करके थोड़ा अपने आप को डाइवर्सिफाई करना और अदर एसेट एलोकेशन या एसेट एलोकेशन में हर एक जो आपके पास में एसेट क्लासेस है उसमें एक्सपोजर लेना चाहिए, सो दैट कि डेथ ओवर्स में या लास्ट ओवर्स में बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए। और अगर ये हमारा रन रेट शुरू में अगर अच्छा नहीं रहेगा तो लास्ट में उसका प्रेशर आएगा। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा, यदि मान लीजिए कोई 25 साल का व्यक्ति है और 45 साल की उम्र तक जैसे कैसे करके 1 करोड़ जमा कर देता है, और जैसा कि म्यूचुअल फंड जनरली हमें 14-15% की रिटर्न देते हैं, तो हर 5 साल में फंड डबल होता है। तो 45 साल यानी 25 से 45 में जो 20 साल में उन्होंने पूरा 1 करोड़ कमाया है, वो अब कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखिए, 45 से 50 साल में वो 2 करोड़ हो जाएगा, 50 से 55 में वो 4 करोड़ हो जाएगा, और 55 से 60 साल की उम्र जब उनकी रिटायरमेंट की तो 8 करोड़ हो जाएगा। जो 20 साल में 1 करोड़ कमाने में लगा, वो अगले 15 साल में आपका 8 करोड़ बन जाएगा। सो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि यदि आप अच्छे म्यूचुअल फंड और अच्छे पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हैं और 14-15% की अगर आपकी रन रेट रहेगी, तो एवरी 5 इयर्स आपका पैसा डबल हो सकता है। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जितना आप टाइम स्पेंड करते हैं उतना आपको उसका इफेक्ट दिखता है। एब्सोल्युटली। तो बहुत ज़रूरी है जल्द शुरुआत करने की, और कैसे ये कंपाउंडिंग, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो काम करती है आपके निवेश में। ये कहते हैं ना कि इट वर्क्स वंडर्स, आपका पैसे से पैसा डबल ट्रिपल होता जाता है। तो आप समझते हैं कि हाँ, किस तरीके से आपकी पूंजी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन किसी भी खेल में टीम वर्क बहुत काम करता है, और वैसे ही आपके निवेश में जो एक हर एक फंड का जो अपना रोल है, जिस तरीके से वो टीम वर्क की तरह काम करते हैं, वही आपके पोर्टफोलियो की राह को आगे डिसाइड करता है। हेमंत जी, आप बताइए, ये जो निवेश में टीम वर्क है, कैसे फंड किस तरीके का जो फंड है, हर किसी का अपना एक रोल है, कैसे डाइवर्सिफाई होना चाहिए, कई बार तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये निवेश में जो टीम वर्क है वो कितना जरूरी है? बिल्कुल सही कहा आपने स्वाति। आई थिंक जिस तरीके से हम कहते हैं कि क्रिकेट में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और हर प्लेयर का एक अपना रोल रहता है, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी आई थिंक टीम वर्क है। टीम वर्क मतलब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, और हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हर एसेट क्लास का अलग अलग रोल है। तो जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं कि आपके पास बैट्समैन होते हैं जो टारगेट आपको सेट करने में मदद करते हैं, बॉलर्स जो है वो टारगेट को डिफेंड करते हैं, और फिर आपके पास रहते हैं ऑलराउंडर्स जो दोनों साइड में टारगेट को डिफेंड करने में और टारगेट को सेट करने में आपकी एज ए प्लेयर वो मदद करते हैं। उसी तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो अगर आपको टारगेट सेट करना, बड़ा टारगेट है आपका, लॉन्ग टर्म में टारगेट अचीव करना है, तो फिर जैसा हम हमेशा जानते हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास में वो पोटेंशियल है जो आपको उन टारगेट्स तक ले जा सकती है। कभी आपके लक्ष्य ऐसे हो कि आपको अपने कैपिटल प्रोटेक्शन करनी है और एक हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो वहां पे फिर जैसे बॉलर्स होते हैं वैसे उस तरीके से जो डेट है वो आपकी मदद करता है। और फिर एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपका टाइम होराइजन मान लीजिए मीडियम टर्म पे है और आप चाहते हैं कि ग्रोथ भी मिले और थोड़ी कैपिटल प्रोटेक्शन भी हो, तो वहां पे आपके पास जैसे ऑलराउंडर्स होते हैं क्रिकेट में, वैसे आपके पास हाइब्रिड फंड है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमें पता है कि तीनों एसेट क्लास, तीनों जो ऑप्शन है हमारे पास, वो सही तरीके से रोल प्ले कर सकती है। लेकिन उसके अंदर भी इक्विटी में हम जानते हैं कि वो एज एन एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड में जाना है, सेक्टर फंड में जाना है, या तो थीमेटिक फंड में जाना है, या बहुत ज्यादा एक्सपोजर आपको स्मॉल कैप में लेना है, क्योंकि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। जस्ट बाय बीइंग देयर आप काफी हद तक अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। तो एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जो लार्ज एंड मिड या फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे ज्यादा फोकस हो, लार्ज कैप पे फोकस हो। मिड कैप स्मॉल कैप का डेफिनेटली रोल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिस्क और रिवॉर्ड, उन दोनों के बीच में आपको बैलेंस करना है। उसी तरीके से हाइब्रिड में आपका चाहे समय कम हो आपके पास, या आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो, तो आपके पास इक्विटी सेविंग फंड है, आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसा मैंने कहा, डिपेंडिंग ऑन आपका जो टाइम होराइजन है, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, या आप जिस तरह के लक्ष्य हैं, उसके हिसाब से इनकी टीम बनाइए। और अगर आप अच्छी टीम बनाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि अच्छा टीम वर्क आपको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। बिल्कुल हेमंत जी, और आपने रिस्क और रिवॉर्ड की यहाँ पर चर्चा की, उसका जब जिक्र किया, तो डेफिनेटली किसी भी खेल में हम देखते हैं कि हर एक गेंद से जुड़ा हुआ एक रिस्क होता है। अगर उस पर छक्का पड़ गया तो एक रिवॉर्ड है, विकेट अगर आ गई, चली गई, तो डेफिनेटली वो रिस्क पेड ऑफ। बेसिकली जो रिस्क था वो जोखिम ने अपना काम कर लिया। तो वैसे ही एक निवेश में रिस्क और रिवॉर्ड की स्ट्रैटेजी, मैं इसको थोड़ा चाहती हूँ कि विकास आप और एक्सप्लेन करें।
कैसे वर्क करती है और कितने प्रकार के जोखिम हैं जिसको एक निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए? सी स्वाति, रिस्क इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे क्या होता है कि अगर हम क्रिकेट की अभी आज बात कर रहे हैं, तो जब टॉस होती है तो सबसे पहले वो जो कैप्टन्स होते हैं वो टॉस जीत के क्या लेंगे, वो रिस्क इवैल्यूएशन है कि पिच किस हिसाब से बिहेव करेगी, क्या ड्यू फैक्टर आएगा, या अगर बादल मंडरा रहे हैं तो बाद में सिचुएशन क्या बन सकती है अगर बारिश हुई और मैच के समीकरण बदल गए, जैसा आज बांग्लादेश और इंडिया के मैच में हुआ कि बीच में बारिश आई, एक समय बांग्लादेश कंफर्टेबल था और अचानक से परिस्थितियां बदल गई। तो ये रिस्क इवैल्यूएशन होती है पोर्टफोलियो की, कि जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपका टाइम होराइजन, जैसे हेमंत जी बोल रहे थे कि टाइम होराइजन क्या है, आपका गोल क्या है, उसको देखते हुए आपको क्या डेट कितना लेना चाहिए, इक्विटी कितना लेना चाहिए, या कितना बैलेंस बना के रखना है अपने पोर्टफोलियो में, और कौन से एसेट क्लास में जाना है। तो ये रिस्क इवैल्यूएशन इज लाइक क्रिकेट पिच का इवैल्यूएशन। सो अब उसमें क्या होता है कि जोखिम कुछ चीजें तो है जो आपके हाथ में है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना करना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। लेकिन एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई अनसर्टेनिटी हो गई, फॉर एग्जांपल यूक्रेन और रशिया के वॉर जो थी, उसमें अगर हम बोले तो हमारे देश का उसमें कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका असर हमारे देश पे भी पड़ रहा है, ये दूसरे देशों पे पड़ रहा है। तो बाजार के जो जोखिम होते हैं जो एक्सटर्नल कंट्रीज या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, उसके बाद इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि अगर किसी देश में अनसर्टेनिटीज चल रही हैं तो उसका बाजार पे क्या असर पड़ेगा। फिर आपका एक क्रेडिट रिस्क होता है। सो फॉर एग्जांपल डेट फंड्स में अगर हम सोचते हैं कि डेट फंड्स बहुत सेफ है, लेकिन हमने पास्ट में भी देखा कि कुछ ऐसी कंपनीज जिनके डेट डिफॉल्ट हो गए, या क्रेडिट रिस्क जिसको हम बोलते हैं, कि अगर कंपनी की रेटिंग अच्छी नहीं थी या कंपनी का बैलेंस शीट अच्छी नहीं थी तो वहां पे डिफॉल्ट हुए, लोगों के एनसीडीज या फिक्स डिपॉजिट जो है वो भी डिफॉल्ट हुए। तो इसलिए रिस्क इवैल्यूएशन विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज गुड। उसके अलावा जैसे आप बोलते हैं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पहले इंटरेस्ट रेट्स नीचे गए, कोविड के टाइम पे काफी रॉक बॉटम लेवल पे आ गए, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई दर बढ़ी है, तो यूएस, यूरोप या इंडिया जो पूरा वर्ल्ड है इससे अछूता नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट हर बार बढ़ने पे पोर्टफोलियो पे इफेक्ट आता है, थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है जब तक वो रेट हायर साइड पे ना चले जाए या स्टेबल ना हो जाए। तो ये इंटरेस्ट रेट क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये दो तरह के रिस्क हो गए। एक्सटर्नल रिस्क जैसे मैंने आपको बोला कि किसी देश की इकोनॉमी या किसी जैसे कोविड की वजह से एक बहुत बड़ा उथल पुथल हो गया पूरे दुनिया में, या अभी ये रशिया यूक्रेन, तो इस तरह के ये 5-6 जो रिस्क होते हैं, या लिक्विडिटी रिस्क हो गया कि आपने किसी एक जगह निवेश किया, जैसे बहुत सारे केसेस में रियल एस्टेट में लोगों ने देखा कि उन्होंने निवेश किया लेकिन वो प्रोजेक्ट किसी वजह से अटक गया, या कोविड में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए तो उनका पैसा जो उनको लगता था 3 या 4 साल में उनको उनके डिलीवरी मिल जाएगी एसेट की, वो 5 या 6 या 7 साल में मिली, तो लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है। तो हर एक एसेट क्लास की अपनी एक अच्छाई है, एक बुराई है। तो इक्विटीज रिस्की है लेकिन रिटर्न हायर है उसका, डेट जो है वो लेस रिस्की है लेकिन उसका रिटर्न बहुत कम है। तो ये आपका जो रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक अच्छे बैलेंस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। ओके, तो रिस्क और रिवॉर्ड को समझना बेहद जरूरी। और यूजुअली क्या होता है हेमंत जी, कभी भी किसी खेल में हम T20 की बात करें, जल्दबाजी कई बार बहुत भारी पड़ती है। बहुत छोटा फॉर्मेट है तो आपको जल्दबाजी तो दिखानी पड़ेगी भी, लेकिन कई बार वो फैसला गलत भी साबित हो जाता है। निवेश में भी हमने कई बार देखा है, कभी किसी वजह से हम जब जल्दबाजी कर बैठते हैं, स्पेशली पिछले कुछ सालों में हमने देखा, मार्केट के मूड को देखकर जल्दबाजी करके निवेश को या तो रोक दिया या तो छोड़ दिया, तो कई लोगों के पोर्टफोलियो पर भारी पड़ गया। तो जल्दबाजी में फैसले लेने के और क्या नुकसान? स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें पहले, तो जैसे हमने देखा कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि T20 बहुत छोटा फॉर्मेट है, बहुत छोटा सा मैच है, 4 घंटे में मैच खत्म होता है। तो आई थिंक उससे बढ़िया लेसन आपको कहीं से नहीं मिलेगा कि आपको पैनिक नहीं करना। जो हमने देखा है कि 20 ओवर में इतनी बार सिचुएशन बदलती है, कभी टीम कंफर्टेबल है, कभी सडनली आपके लिए सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। और अंत में हमने यही देखा है, अगर आप करंट वर्ल्ड कप की भी देखें तो 2 मैचेस, इंडिया का जो पाकिस्तान से मैच और आज भी जो मैच हुआ बांग्लादेश से, दोनों में अगर आपने देखा कि जिस टीम ने अपना नर्व को होल्ड करके रखा, जिन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने वो मैच जीता। इसी तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो स्पेशली जब आप मार्केट लिंक में आप इन्वेस्ट करते हो, मार्केट लिंक प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड है, चाहे वो डेट फंड भी क्यों ना हो, चाहे वो इक्विटी हो या हाइब्रिड हो, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, तो उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी अपने पोर्टफोलियो में। उस समय पे अगर आप पैनिक करेंगे, अपना एसआईपी रोक देंगे या अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज कर देंगे, तो उसका खामियाजा आपको लॉन्ग टर्म में काफी भरना पड़ेगा।
तो इम्पोर्टेंट लेसन आई थिंक T20 क्रिकेट से ये है कि आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने गोल जो है उनके ऊपर फोकस करते रहिए। अगर आप मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, उसमें अगर 15-20 साल है और आज अगर मार्केट वॉलेटाइल है, तो कोई कारण नहीं है कि आप आज की मार्केट से घबरा के अपने इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव करें। इनफैक्ट ये आपके लिए अच्छा मौका है, स्पेशली अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो, कि आप नीचे के लेवल में जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आती है, आपके पास निवेश करने का मौका भी रहता है। तो आपको टाइमिंग नहीं करनी है, लेकिन आपके पास अगर एडिशनल कुछ पैसा है करने के लिए, तो आपको वहां पे मौके ढूंढने चाहिए। तो मुझे लगता है पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना जो एसेट एलोकेशन है उस पर फोकस करो, अपने टाइम हराइजन पे फोकस करो। और अगर आप एक आपकी जो एजम्पशन है रिटर्न की स्टार्टिंग में वो काफी अगर रीजनेबल है, तो कोई कारण नहीं है कि डिस्पाइट ऑल दिस वॉलेटिलिटी, डिस्पाइट ऑल दिस चैलेंजेस, कि आप अपने किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। तो एज एन इन्वेस्टर कभी भी आपको पैनिक नहीं करना। जैसे मैंने कहा, अपना फोकस कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर। म्यूचुअल फंड गाइड में जानेंगे आज कैसे करें फंड सिलेक्शन। हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के हेमंत रुस्तगी और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से विकासपुरी से हम कर रहे हैं खास चर्चा। तो हेमंत जी, किसी भी मैच में हम देखते हैं कि टीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि कैसी फॉर्मेशन होगी जो कि इस टीम को जिताने में मदद करेगी उस मैच में। वैसे ही किसी पोर्टफोलियो के सफलता का पैमाना भी फंड सिलेक्शन होता है। तो कैसे करें किसी फंड का सिलेक्शन? सबसे पहले तो आपकी जो एसेट एलोकेशन है वो क्या है, यानी आपको कौन सा पैसा लॉन्ग टर्म में लगाना है, इक्विटी में, कौन सा डेट में, और कौन सा आपको हाइब्रिड में लगाना है। सीधे सीधे अगर आप फंड सिलेक्शन में जाएंगे तो वहां कहीं ना कहीं गलती होती है। तो एसेट एलोकेशन से शुरुआत होगी। दूसरी बात, मुझे लगता है एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है परफॉर्मेंस का। लेकिन वहां पे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस आपको नहीं देखनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो या तो आप काफी एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट अच्छा करता है, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप फंड, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव मिड कैप फंड। वो आपको नहीं करना है। आपको अगर परफॉर्मेंस देखनी है तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से अगर आप बाजार अच्छा कर रहा है तो बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनेगा। अगर बाजार अच्छा नहीं कर रहा है और आप उसको देख के अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो फिर आपका ज्यादा एलोकेशन जो है वो सेफर इंस्ट्रूमेंट जैसे डेट वगैरह में चला जाएगा, जो भी आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो परफॉर्मेंस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ऑब्वियसली, बट लेकिन आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मेरे हिसाब से, जैसा मैंने पहले कहा, वो है सुटेबिलिटी। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा फंड सुटेबल है, पहले एसेट एलोकेशन, और उसके बाद उन फंड में जाइए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो विज़ेवी पीयर ग्रुप, यानी उसका बेंचमार्क के सामने और उनके जो पीयर ग्रुप की जो एवरेज है उसके सामने इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर ये इन दो कसौटी पे खरा उतरते हैं आपके फंड, तो डेफिनेटली उनमें बने रहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई पीरियड आया जहां पे आपको लगे कि उतार चढ़ाव की वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस डिप कर रहा है, तो वहां से निकलना नहीं है, अगर इसकी परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो प्रूवन है तो। ओके। क्रिकेट में भी हमने देखा है कि हर बार जो स्टार बल्लेबाज होता है वो शतक नहीं जड़ता है, डक पर आउट होता है, और बाकी जो बल्लेबाज होते हैं मे बी टेल एंडर्स होते हैं, वो मैच जिता देते हैं। वैसे ही स्टार रेटिंग वाले फंड बहुत सारे होते हैं विकास, जिनको स्टार रेटिंग दी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छे प्रदर्शन का पैमाना हो। तो क्या कहेंगे आप, रेटिंग देखकर फंड चूज करना चाहिए? सी, रेटिंग इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फंड की फिलोसफी क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा फंड है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक डिजिटल फंड है जो टेक्नोलॉजी फंड्स हैं, अगर उनका आज भी अगर आप 4 से 5 साल का CAGR देखेंगे तो वो 20% प्लस होगा। लेकिन अगर पिछले 1 साल का देखेंगे तो वो 20-23% डाउन है। सो अब ये हम ये नहीं बोल सकते कि जिसने पिछले 4 साल में बहुत अच्छा किया या 3 साल बहुत अच्छा किया तो वो आगे 3 साल भी बहुत अच्छा करेगा। अप्स एंड डाउन, जैसा आपने बोला कि स्टार खिलाड़ी भी कई बार जीरो पे आउट होते हैं, तो वैसे ही मार्केट की परिस्थितियां, जैसे हमने बोला कि अलग अलग कारणों से बदलती रहती हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स या बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है। या जैसे डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मेटल स्पेस में बहुत ज्यादा करेक्शन आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ से फ्यूचर आउटलुक क्या है। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि अब पिच जो है किस तरीके से बिहेव कर रही है और हमें कितने रन चाहिए कितने ओवर में, अब यहाँ से हम क्या स्ट्रैटेजी रखें। तो आपने जो शुरू के 5 या 10 ओवर में स्ट्रैटेजी रखी बैटिंग की या बॉलिंग की, वो सेम नहीं रहेगी, वो हमेशा चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से निवेश में भी आपको फंड्स ये देखना चाहिए कि यहाँ से फ्यूचर आउटलुक क्या दिख रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे किस तरह के एसेट क्लास में एक्सपोजर लेना चाहिए। पिछले जब 1 साल 2 साल में जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत रॉक बॉटम थे, बहुत नीचे थे, तो फिक्स डिपॉजिट्स इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। बट अचानक से अगर आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने की वजह से बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स जो है बैंक FD जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं
उनको रिवाइज किए तो अब वो अट्रैक्टिव दिखने लग गए। तो इसीलिए अचानक से 2 साल में परिस्थितियां एकदम लो से हाई पे आना शुरू हो गई और फिक्स्ड डिपॉजिट्स और फिक्स्ड इनकम। वैसे ही अगर आप कोविड के टाइम पे देखेंगे अप्रैल मई में, सो इक्विटी बाजार जो था वो 8,000 निफ्टी के लेवल्स पे आ गया था और वहां पे बहुत अट्रैक्टिव था। तो इसलिए स्ट्रैटेजी यही बोलती है कि आप जब करेक्शंस हुई है उसको यूज करिए और इक्विटी फंड्स में एक्सपोजर लीजिए। तो फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए करिए, पिछली स्टार रेटिंग को देख के मत करिए। वो कई बार जरूरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। ओके हेमंत जी, आखिरी सवाल आपसे होगा। ये तो हम फंड सिलेक्शन का पैमाना देख रहे हैं, कई बार हमें कई फंड से निकलना भी पड़ता है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जैसे किसी टीम में होता है, कई बार खिलाड़ियों को ड्रॉप भी करना पड़ता है क्योंकि वो फॉर्म में नहीं होते हैं। उसका पैमाना क्या हो? जैसे मैंने पहले कहा था कि जब आप फंड चुनते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस देखनी है, कंसिस्टेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देखनी है। और जैसा मैंने पहले कहा कि हर फंड मैनेजर और हर फंड की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां पे आपको दिखेंगे कि वो फंड शायद उतना अच्छा नहीं कर रहा जितना पहले कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड खराब हो गया। कभी कभी क्या होता है कि किसी फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जो सेक्टर एलोकेशन है, क्योंकि जो पैसा है वो एक सेट ऑफ सेक्टर से दूसरे सेट ऑफ सेक्टर में मूव करता है, स्पेशली मार्केट के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि अगर फंड कुछ सर्टेन पीरियड के लिए अच्छा नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कि वो फंड खराब हो गया या इन्वेस्टमेंट जो फंड मैनेजर है उसकी फिलॉसफी काम नहीं कर रही है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इतना समय दें कि अगर ऐसी साइकिल है जहां पे फंड परफॉर्म नहीं कर रहा तो अगली साइकिल में वो परफॉर्म करे। तो एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि 4 से 6 क्वार्टर तक एटलीस्ट आपको परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस ना होने का कारण क्या है। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है उस फंड की कुछ ऐसी एक्सपोजर हो किस सेक्टर में जो शायद अभी ना हो, 6 महीने या 1 साल के बाद हो। तो पोर्टफोलियो में सारे एक जैसे फंड नहीं होने चाहिए, ऐसे फंड भी हो जिनकी स्ट्रेटजी अलग हो। तो निकलने से पहले ये देखिए कि कारण क्या है, दूसरा ये देखना है कि उनका एक्सपोजर क्या है, क्या आपके पोर्टफोलियो में वो ज्यादा एक्सपोजर तो नहीं है उसका। ये 2-3 कारण है मुझे लगता है देखने के लिए। हाँ, फिर भी अगर आपको लगे कि अभी इतना टाइम देने के बाद भी फंड की एवरेज, जैसा मैंने कहा, रिटर्न जो है वो उस कैटेगरी के एवरेज से कंसिस्टेंटली कम है, तो फिर आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा फिर ये तरीके से एक अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखिए निकलने से। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल फंड के फॉर्म में रहने या नहीं रहने के कई सारे पैरामीटर्स है जिसको आप जान और पहचान सकते हैं, जिसका जिक्र हेमंत जी ने किया। बहुत धन्यवाद करेंगे हेमंत रुस्तगी जी आपका, और साथ ही विकासपुरी आपका भी। बहुत ही दिलचस्प चर्चा हमारे साथ आज करने के लिए मनी गुरु में बहुत धन्यवाद।